एवरीवन, कैसे आप सब लोग। अब हम बहुत टाइम के बाद ये जो BPSCT 135 का PYQ है जून 2025 का, अब हम उसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और इसके PYQ के जितने भी आंसर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ वो क्या बता रहा है, उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे एंट्रोपी, एक ऐसा वर्ड, एंट्रोपी का क्या मतलब होता है? तो ज्यादातर हम यही जानते हैं कि एंट्रोपी मींस रैंडमनेस, राइट? एंट्रोपी मींस रैंडमनेस, ऑब्वियस। यानी कि रैंडमनेस से मतलब है कि मान के चलो कि अगर हम किसी कमरे में जाते हैं, उस कमरे में सभी चीजें बहुत परफेक्टली अपनी अपनी जगह पर रखी गई हैं, ठीक है? अब जिस जगह पर वो चीजें रखी गई हैं, तो उनको दोबारा से रीअरेंज करने का कितना हमारे पास तरीका है? तो हम बोलेंगे सर एक ही है, जैसे रखी है वैसे ही रखना पड़ेगा। और अगर फैली हुई हैं तो हम रैंडमली हम उसको कई बार रख सकते हैं अलग अलग जगह पर, जैसे भी हम रखना चाहें। तो बात की गहराई को थोड़ा सा और समझना। रैंडमनेस से सिंपल मतलब है कि किसी भी चीज का कैसे भी हो जाना। समझ रहे? दोबारा से सुनो, देखो। जैसे कि जब हम बात करते हैं किसी फिनोमिना के होने की, कि हमने कहा कि अगर कोई फिनोमिना होनी है फ्यूचर में या किसी भी टाइम पर, तो रैंडमनेस क्या बता रहा होता है? रैंडमनेस बता रहा होता है कि वो फिनोमिना अगर किसी ने प्रिडिक्ट की हो कि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी पर्टिकुलर तरीके से होगी, तो रैंडमनेस का मतलब है वो कैसी भी हो सकती है। क्लियर? तो रैंडमनेस यही बताता है कि वो चीज कैसी भी हो सकती है। अब जैसे इस क्वेश्चन के साथ समझना, हम जब किसी भी क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स को समझ रहे होते हैं, उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, तो जब उसको हीट किया जाएगा, वहां पर मॉलिक्यूल्स जैसे मर्जी भागने लग जाएंगे। उनके भागने की जो डायरेक्शन होगी वो रैंडम होगी। रैंडम मींस कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी हो सकती है, दैट इज रैंडमनेस। लेकिन हम अगर टेम्परेचर कम करते जाएं, तो कम करते 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 मॉलिक्यूल्स का मोशन रुकता जाएगा, उनकी रैंडमनेस खत्म होती जाएगी। अब यहां पर जब थर्ड लॉ की बात करते हैं, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अब परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को क्यों यूज करते हैं? तो सुनो, ये सब्सटेंस का मतलब होता है कि जब हम इसके मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहां स्टडी के टाइम पर जब मॉलिक्यूल्स यानी हम उसको सब्सटेंस की हीट कम करते जाएं, सब्सटेंस की हीट कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो मॉलिक्यूल क्रिस्टल में यानी कि वो एक खास पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है? अगर वो खास पैटर्न में अरेंज हो गए तो उनकी रैंडमनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हमें पता है कि उनका ऑर्डर क्या है। उनके अरेंज होने का एक परफेक्ट ऑर्डर आ जाता है। ठीक है? एक परफेक्ट ऑर्डर कि मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज है, टेम्परेचर तो कम कर रखा है, तो वो जीरो, उसका हम मान सकते हैं कि एनर्जी उसके पास नहीं है, तो वो मोशन नहीं कर रहा इस तरह से। तो एक खास पैटर्न में वो अरेंज हो जाते हैं। क्लियर? अब ऐसे ही वो जब अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल, तो आप कोई क्रिस्टल बना लो। क्रिस्टल आपने देखा होगा, जैसे कि कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी सॉल्ट होते हैं, तो वे क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स एकदम ठीक ठाक बढ़िया से ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। यही हमें थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का टेम्परेचर जीरो के अप्रॉक्स कर देंगे, यानी एट एब्सोल्यूट जीरो, तो उसकी एंट्रोपी भी खत्म हो जाएगी, यानी रैंडमनेस खत्म होकर वो एक परफेक्ट ऑर्डर में आ जाएगा। चलो लिखिए इस बात को। सो दिस स्टेट्स, सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, third law of thermodynamics states that for a
परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इसी को हम जानबूझकर यूज करते हैं क्योंकि इसी में एंट्रोपी 0 के करीब पहुंच सकती है। बाकी कोई दूसरा सब्सटेंस लेंगे तो वो परफेक्टली अरेंज नहीं होंगे ऑर्डर में, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो वहां रैंडमनेस फिर भी बचती है। बट टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी रैंडमनेस कम होती है। सो स्टेट्स दैट फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस at absolute zero, at absolute zero, the entropy approaches to zero. Entropy approaches to zero. ये अब एंट्रोपी को हम शो किससे करते हैं? एस से। अगर इसका हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो अपन लिख सकते हैं कि एस, और ये जीरो कब हो जाती है? ये जीरो तब होगी जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, है ना, जब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। ओके, अब यहां पर दो चीज समझना, एक होता है एंट्रोपी और एक होता है चेंज इन एंट्रोपी। एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक होता है चेंज इन टेम्परेचर, दोनों में फर्क है। चेंज इन एंट्रोपी क्या बता रहा होता है मैं आपको आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है? मैं आपको कौन से क्वेश्चन में समझाऊंगा? मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि चेंज इन एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, और एक परफेक्टली और एक एंट्रोपी का, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना, और एब्सोल्यूट जीरो और टेम्परेचर के चेंज में बहुत डिफरेंस होता है। ये हम क्लियर करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। लेकिन आप ध्यान देना यहां पर मैं किन वर्ड का यूज कर रहा हूं, इसको समझाने के लिए मैंने एंट्रोपी यूज की है ना कि चेंज इन एंट्रोपी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज किया ना कि चेंज इन टेम्परेचर। तो ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको पक्का लिखिए आप, ठीक है ना। स्टेटमेंट के 1 मार्क्स है और इसके 1 मार्क्स है ना। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो हम इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अपन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन डर वाल्स अजम्पशन फॉर रियल गैस। अब रियल गैस की अजम्पशन से पहले आपको मैं ये बता दूं कि परफेक्टली, या फिर हम बोलते हैं आइडियल गैस, एक आइडियल गैस में क्या अजम्पशन ली गई थी जिसकी हम इक्वेशन लिखते हैं। तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लिखते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एन बताता है नंबर ऑफ मोल्स, आर रियल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। अब आइडियल गैस की अजम्पशन में सबसे पहले तो हम ये मान रहे होते हैं कि किसी भी कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनका साइज होता ही नहीं है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के पास चलने के लिए उस कंटेनर के जितना वॉल्यूम होता है दैट इज दिस वॉल्यूम, कि मॉलिक्यूल का खुद का साइज नहीं है तो उनके पास ये वॉल्यूम है। और हम इसमें ये भी मान रहे होते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स में खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है तो वो आपस में एक दूसरे को फोर्स भी नहीं लगाते हैं। ऐसे केस में अगर वो आपस में फोर्स नहीं लगाएंगे और वो अगर भाग रहे हैं कमरे में या उस कंटेनर में तो कंटेनर की वॉल को प्रेस करेंगे, वॉल को प्रेस करेंगे इस प्रेशर से। ये थी आइडियल गैस की बात। लेकिन वैन डर वाल ने इस पूरी कहानी को जब फिट किया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, कुछ डाटा पे ऑब्जर्वेशन किया तो ये गलत आ रहा था। आइडियल गैस इक्वेशन क्यों गलत आ रही थी जरा समझना, जब हम रियल गैस को लेकर बात करते हैं वो गलत क्यों आ रही थी। देखो समझ के चलो कि अगर एक कंटेनर को हम अज्यूम कर लेते हैं बड़ा सा, लेट्स से ये कंटेनर, ठीक है, ये क्लोज्ड है मान के चलना। बहुत ध्यान से समझना भाई इस स्टेटमेंट को सब लोग। ओके, अब इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, जैसे कि यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स। अब एक बात बताओ, वैन डर वाल्स ने कहा कि सर देखिए ये जो अजम्पशन आपने माने ना दो, एक तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल, वो गलत है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल कि वॉल्यूम होता ही नहीं है, ये बात तो गलत है। और जो प्रेशर है वो जो कंटेनर पे लगा रहे हैं वो भी करेक्ट नहीं है, सो इट इज ऑल्सो। अब उन्होंने ऐसा क्यों हुआ, एक एग्जाम्पल से रिलेट करना। मान के चलो कि आप कमरे में जब कभी साफ सफाई करते हो
तो वहां धूल बहुत सारी होती है जो कि दिखती नहीं है, नेग्लिजिबल, उसका ना हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर धूल को हम साफ सफाई करते हुए इकट्ठा कर लें, तो हम अपने हाथ में जब उठाते हैं तो हमें धूल का एहसास होता है, पता लगता है कि हाँ ये तो यार वाकई में कुछ है। उसी तरह से किसी मूवी हॉल में जब पिक्चर देखने गए, तो वहां पर 4-5 लोग हैं दूर दूर बैठे पड़े, हमने कहा ना के बराबर कोई है ही नहीं यार। जब वो 4 लोग या 5 लोग एक साथ बैठ जाएं तो वहां लगेगा कि कुछ जगह घिर गई है। हाँ कि ना? ऐसे ही होगा। अब इसीलिए यहाँ पर वंडर वॉल्स ने बोला कि ये जो वॉल्यूम अजम्पशन वाली बात है ये बिल्कुल गलत है। मॉलिक्यूल्स हैव वॉल्यूम, तो मॉलिक्यूल के पास वॉल्यूम होता है। कितना वॉल्यूम होता है? तो उन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल के पास बी वॉल्यूम होता है। अगर इनके पास इतना वॉल्यूम होता है तो टोटल चलने के लिए फ्री स्पेस कितना बचा? तो आंसर है v माइनस बी। बोलो हाँ कि ना? भाई अगर मॉलिक्यूल का खुद का कुछ वॉल्यूम है जो कि बी माना है, तो वो थोड़ी ना कि अपने ऊपर से चलेंगे। भाई आप सोच के देखो, अगर कमरे में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों के कुछ वॉल्यूम है, तो जब आप चलोगे तो क्या फ्री जगह मिलेगी चलने के लिए? नहीं ना। कितनी जगह कम हो जाएगी चलने की? जितना उन लोगों का खुद का वॉल्यूम है, जितनी वो जगह खुद घेरते हैं, वो उतनी जगह कम हो जाएगी। सो दिस इज वॉल्यूम जो वंडर वाल्स ने अपनी अजम्पशन देकर समझा और निकाला। जब प्रेशर की बात करते हैं तो यहां थोड़ा सा खेल बदलता है। वो कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है और साथ में जब वो चल रहे होते हैं या कैसे भी, वो आपस में एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वंडर वाल्स फोर्स। वंडर वाल्स वंडर वाल्स फोर्स। तो ये फोर्स लगाते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मैंने वॉल लिख दिया, वंडर वाल्स फोर्स। ठीक है, उनके पास एक दूसरे को फोर्स लगा रहे, मॉलिक्यूलर फोर्स है। ऐसे में ही पूरी कहानी इस प्रेशर के लिए बदल जाती है। सोचो कैसे? अगर मॉलिक्यूल्स में आपस में फोर्स नहीं लगाते, जो मॉलिक्यूल्स इस किनारे पर हैं, अब वो मॉलिक्यूल्स को कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ना कोई खींच रहा है, तो ये मॉलिक्यूल जाएंगे धड़ाम 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 धड़ाम, ये टकराएंगे। कितनी फोर्स, कितने प्रेशर से? 100 के प्रेशर से। और अगर मैं बोलूं कि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? अगर फोर्स लगाते हैं तो भाई ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, बोलेगा चल भाई मेरी तरफ आ जा। ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। देखो सेंटर में रहेगा तो हर जगह से कोई ना कोई खींच रहा होगा। किनारे पे केवल ये, हम मॉलिक्यूल की फोर्स की बात कर रहे हैं, दीवार की नहीं। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो जो किनारे पर हैं उनको ये खींच रहे हैं सारे मॉलिक्यूल। बोलो हाँ कि ना? खींच रहे हैं? बिल्कुल सर, खींच रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या ये मॉलिक्यूल 100 से फोर्स लगाने की आजादी रखता है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो ऐसी कहानी है कि भागते भागते जा रहा हूं किसी को टक्कर मारने और आपका फ्रेंड आपका पीछे से कॉलर पकड़ ले, तो क्या होगा? 100 का प्रेशर ना लग के उसमें 80 का, 50 का इतना प्रेशर लगेगा। यानी कि एग्जैक्ट ये प्रेशर भी उतना नहीं होता है। क्लियर है? लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला बनता है इस तरह से कि जो प्रेशर है उसकी इक्वेशन बनती है P प्लस ए बाय वी स्क्वायर। जो ए है वो क्या है बताता हूं, पहले वी को समझो। वी का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर। अगर आप इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल कर देंगे ना, तो क्या होने वाला है? तो इसमें और ये ज्यादा प्रेशर कम हो जाएगा। ज्यादा मॉलिक्यूल करेंगे, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल भर जाएंगे तो और भी ज्यादा मॉलिक्यूल पकड़ के रोकेंगे, रुक जा भाई, तो फोर्स मत लगा पा, है ना? जैसे कि अब वॉल्यूम का स्क्वायर क्यों? वॉल्यूम के डायरेक्टली डिपेंड तो कर रहा है कि सर, डायरेक्टली डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन स्क्वायर क्यों आया? डायरेक्ट डिपेंड यानी प्रेशर तो उल्टा ही हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल यहां प्रेशर उतना उसको नहीं लगा पाएंगे। तो ये तो क्लियर है साफ साफ कि सर प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली है, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए तो प्रेशर यहां पर कम लगा पाएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग पकड़ लेंगे पीछे से कि रुक जा भाई तू आगे मत जा प्रेशर लगाने के लिए। लेकिन स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो खींच रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी इसको खींचता है अपनी तरफ, ये मॉलिक्यूल भी ना। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल को, मान के चलो कमरे में 3 मॉलिक्यूल हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मान के चलो कि 3 मॉलिक्यूल हैं। अब अगर 3 मॉलिक्यूल हैं कमरे में, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये कैसे फोर्स लगाएंगे? इस अकेले को ये दोनों मिलकर खींचेंगे। ज्यादा भर दोगे तो डबल की शक्ति और बढ़ जाती है, तो यहां पर इसलिए स्क्वायर की टर्म हम यूज करते हैं। स्क्वायर इसलिए क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो वो ऐसा नहीं कि केवल सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, बल्कि जितने और वॉल्यूम बढ़ाओगे उतने ही मॉलिक्यूल और भी ज्यादा इसको और खींचेंगे। 4 लोग बढ़ा दोगे तो चारों मिलके एसी को खींचेंगे,
है ना, एक को। अगर इसकी बात करेंगे इसको भी तीनों मिलकर खींचेंगे, तो इस तरह से कहानी बढ़ेगी। अगर मैं और मॉलिक्यूल बढ़ा दूं, लो जी ये मैंने ये बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये तो खींचे रहते सारे के सारे, ये इसको खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। तो यानी एक मॉलिक्यूल को अब 3 पहले खींच रहे थे, 3 और खींचेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से उसकी स्क्वायर में पावर बढ़ती जाती है। तो ये कहानी इसमें चेंज हो जाती है पूरी की पूरी केस। देखो कितनी फोर्स हो गई यहाँ पर, इसको खींच रहा है पहले ये मॉलिक्यूल 1, ये भी खींच रहा है 2, ये भी खींच रहा है 3, वो भी खींचेगा 4, ये भी खींचेगा 5, 6। अब जब मॉलिक्यूल्स में 3 आ जाएंगे और, तो एक और इनका साथी और आ जाएगा, इसको और खींचेंगे मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर भी 3, इस पे भी फोर्स लगेगी पूरी। तो यानी कि कहने का मतलब ये स्क्वायर क्यों बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल को एक नहीं बल्कि सारे मॉलिक्यूल एक ही को खींच रहे होते हैं, सारे मॉलिक्यूल फिर दूसरे को खींच रहे होते हैं, सारे मॉलिक्यूल फिर तीसरे को खींच रहे होते हैं, तो प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और जो ये ए है वो मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल गैस डाली जाती है उसका कांस्टेंट है, जो ये बताता है कि वो गैस किस टाइप की है, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो किस तरह की गैस है, कि मॉलिक्यूल की गैस की अरेंजमेंट कितनी है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, दैट डिफाइंस ए। इसलिए जो वंडर वॉल्स की इक्वेशन हम लिखते हैं रियल गैस के लिए, वो क्या लिखते हैं, तो नया प्रेशर देखो, जो आइडियल गैस की इक्वेशन है उसको हटा के हम ये देखते हैं कि जो गैस का रियल कनेक्शन है वो कम हो जाता है, तो यहां प्रेशर ये मिलता है हमें, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई में पीवी, पी इंटू वी होता है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या, ये वॉल्यूम V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n कर लोगे तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ भी n आ जाएगा और यहाँ भी n आ जाएगा, और ये मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे इस तरह से, नीचे नहीं आएगा ऊपर, इस तरह से बढ़ जाएगा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। तो वंडर वॉल्स की जो असम्पशंस थी मैंने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते हैं। क्लियर है? अगर कोई डाउट आते रहे ना आप सबको किसी चीज में, तो आप मुझसे प्लीज बताइएगा, डिस्कस करना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो वंडर वॉल की पहली असम्पशन क्या है, मैं लिखता हूं यहाँ पर, नंबर 1, molecules या volume of molecule is not negligible. Volume of molecules is not negligible. Rather, they have significant volume, significant volume B, उनका कुछ वॉल्यूम होता है जो कि है कितना B। ये इसकी पहली असम्पशन थी। सेकंड, उस प्रेशर के लिए उसमें क्या, तो आंसर है कि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स exert force of attraction, exert force of attraction, exert force of attraction which results in less pressure experience on container, on wall of container, on wall of container। तो ये हम बात लिख सकते हैं, और इससे हमें एक थर्ड में ये भी लिख देना कि इस वजह से जो इक्वेशन है वो ये वाली बन जाती है, ये इक्वेशन बन जाती है। तो इसके बाद वो भी लिख देना ताकि समझ में आए एग्जामिनर को कि आपकी माइंड जो आप लिखना चाहते हैं उसका क्या मतलब है, कि मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन लेस प्रेशर एक्सपीरियंस ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। तो वॉल ऑफ कंटेनर फिर लेस फोर्स लगती है इस वजह से। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ सकते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर। चलो इस ग्राफ को पहले बनाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या मीनिंग है। देखो, एक एक्सिस पर हमारे लिए स्पीड यहां गिवन होती है मॉलिक्यूल्स की मीटर पर सेकंड में, जो कि
एरो का मतलब इस तरफ बढ़ रही है स्पीड, और यहाँ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस पर, जो कि इस तरह से बढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर पहले कहानी सुनिएगा आप। जब हम किसी भी गैस का सैंपल कहीं कलेक्ट करें, किसी भी कंटेनर में, अगर टेम्परेचर कम रखें, ठीक है, टेम्परेचर कम रखें, तो हम जानते हैं कि सर मॉलिक्यूल ज्यादा तेज भागेंगे नहीं, ज्यादा तेज नहीं भागेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी स्पीड कुछ रेंज में होगी। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम नहीं होगी, कुछ भी रैंडम नहीं होगी, कुछ भी वो कुछ रेंज में होगी, और उस रेंज में लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, उस रेंज में, एक पर्टिकुलर रेंज में, इस तरह से, इस तरह से यहां पर इस रेंज में मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे। लेट्स बी से इसकी स्पीड 253 मीटर पर सेकंड है। तो अब देखो, ये जो मैं ग्राफ का एरिया ड्रॉ कर रहा हूं, उस बात को समझना। इतनी रेंज में, ये जो रेंज है मॉलिक्यूल की, देखो बहुत ही कम बनाई है मैंने, तो इतनी ही रेंज में जहां स्पीड कितनी हो सकती है, 220, 210, प्लस भी से कि 250, व्हाटएवर, यहां पर कुछ भी रेंज हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स यहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। उनका पीक देखो कहां पर है, ये बहुत सारे, तो कम रेंज में ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो आंसर है कि टेम्परेचर को बढ़ाते ही उसमें कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड सडन बहुत ज्यादा हो जाएगी, कुछ की स्पीड कम हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी कंटेनर में मान के चलो कि 5 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अब उनको हीट दिया, तो एक की स्पीड होगी 220, एक की स्पीड होगी 320, एक की होगी 110, तो यानी कि वहां वैरायटी ऑफ रेंजेस आ जाती हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और वहां पर रैंडम बहुत स्पीड हो जाती है। सी, अब यहां पर कितनी बड़ी रेंज हो गई स्पीड की, लेट्स से कि ये जो स्पीड है 320 है ना, और इससे कुछ कम भी है, कुछ ज्यादा वाले भी हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं कि कम हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं। बताऊंगा कैसे, बताऊंगा, इसको भी सुनना कैसे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही, लेकिन मॉलिक्यूल्स बिखर गए अलग अलग स्पीड पर, ठीक है। अगर यहां पर 100 मॉलिक्यूल, तो 100 मॉलिक्यूल एक ही रेंज में थे, इसलिए वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही पर्टिकुलर रेंज में ज्यादा है। और यहां मॉलिक्यूल्स बिखर गए, इस रेंज में 80, इस रेंज में कुछ, इस रेंज में कुछ, इस रेंज में कुछ, तो बहुत मॉलिक्यूल बिखर गए। अगर स्पीड को हमने और टेम्परेचर और बढ़ा दिया, ये T1 टेम्परेचर है मान के चलो, ये T2 टेम्परेचर है, और अगर टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो ये जो रैंडम स्पीड है वो और भी ज्यादा हो जाएगी, इस तरह से। लेट्स बी से, यानी कि अब मॉलिक्यूल के पास बहुत अलग अलग स्पीड है, किसी के पास 110, किसी के पास 120, किसी के पास 553। तो अब ये वैरायटी ऑफ स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, अब हो जाएगी बहुत ज्यादा। वैसे ग्राफ को मैंने बहुत ज्यादा चौड़ा बना दिया, थोड़ा पतला करते हैं, और हाँ इतना मान लो, इतना मान लो, ठीक है, और ये 553 मान लो स्पीड। अब मॉलिक्यूल के पास और भी रेंज बहुत सारी हो जाएगी चॉइस की, यानी कि अब मॉलिक्यूल्स बहुत सारी स्पीड ले सकते हैं, इसे हाई, कम से कम, और मिड में भी आ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम नहीं हुए क्या, मैंने कहा नहीं। देखो कैसे, यहां पर ये ग्राफ पतला है, बोल दो हाँ, लेकिन ये हाइट में ऊंचा है। इसका एरिया निकालोगे, मान के चलो वो एरिया आ रहा है 200 मीटर स्क्वायर। अब इसकी बात करो, ये हाइट में चौड़ा है, लेकिन मतलब ये विड्थ में चौड़ा है, लेकिन हाइट में देखो कम है। अगर ये चौड़ाई बढ़ गई, हाइट कम हो गई, तो भी इसका एरिया उतना ही आएगा। तो एरिया अंडर द कर्व बताएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही, लेकिन मॉलिक्यूल्स के पास रैंडम स्पीड बहुत सारी आ गई, और यहां पर तो और भी ज्यादा आ सकती है स्पीड। तो ये हमें उस ग्राफ का मतलब बताता है। तो ग्राफ का मतलब ये मत समझना कि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रेंज में कम है, इस रेंज में कम है, इस रेंज में कम है। यहाँ पर कहने का मतलब होता है सिंपल सी बात, कि सर अगर टेम्परेचर T2 पे आ जाओगे, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऐसे काफी सारे आ जाएंगे जिनके पास बहुत सारी स्पीड रहेगी। यहाँ पर बहुत सारी, अगर आपने देखा होगा, आपने ध्यान से नोट करो कि टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड भी 320 तक आ गई, इसकी रेंज 320 तक थी ही नहीं। ग्राफ को, इसको नीचे वाला पीक छोड़ देना, बहुत ही कम मॉलिक्यूल होंगे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। देखो ना, यहाँ पर 320 की स्पीड वाले मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे, इसमें 100 तक यानी 400 तक जा सकता है स्पीड।
400 तक जाने वाले मॉलिक्यूल्स लगभग 1 2 या 3 कुछ होंगे। ओके, और यहां पर देखो जरा, इस पार्ट में यहां पर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर भी कुछ इस टेम्परेचर T2 के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, और यानी कि इतनी ही पतली रेंज में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 100 यहां पर, 100 यहां पर, 200, और यहां पर पूरे के पूरे लाइन में खड़े हो गए। जैसे आप कभी पानी भरते हो किसी बर्तन में, तो अगर वो गिलास लंबी हो, ठीक है, उतना ही पानी उसमें भरोगे तो वो हाइट तक आ जाएगा, पतली है तो हाइट तक आ जाएगा। चौड़ा गिलास ले लो तो वो हाइट कम हो जाएगी, लेकिन थोड़ा फैल जाएगा, तो उतना ही रहता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते उतना ही है, वो कम नहीं होते कभी भी, ठीक है ना। क्या ये ग्राफ समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट आए तो आप प्लीज पूछ लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ब्राउनियन डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। ये क्या कॉन्सेप्ट है समझो जरा। आइंस्टाइन डिस्कवर्ड दैट ब्राउनियन डिस्प्लेसमेंट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। हु वेरीफाइड दिस फाइंडिंग एंड हाउ? चलो बात करते हैं सबसे पहले। आइंस्टाइन ने ब्राउनियन मोशन प्रूव किया था, ये ऑब्वियस सी बात, कि 1905 में जब वो इस बात को प्रूव कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फेस की थी, फॉर्मूले को लेकर फेस की थी कॉम्प्लिकेशन, तो उनकी काफी सारी हेल्प उनके फ्रेंड्स वगैरह ने की, बात की बात है। लेकिन मॉलिक्यूल्स जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, ये थोड़ा अजीब था। वहां पर तो आइंस्टाइन के टाइम पे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, और ये प्रूव कर देते कि मॉलिक्यूल हैं और जिगजैग चल भी रहे हैं। एक एग्जांपल सोचिए, एग्जांपल इस तरह से कि मान के चलो एक स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में हम देखेंगे कि एक बड़े से पूल में हमने गुब्बारा रख दिया, बीच में बैलून बैलून रख दिया, ठीक है, और किनारे किनारे पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। अब वो जब पानी को ऐसे स्प्लैश करेंगे, पानी को ऐसे हाथ मारेंगे, तो गुब्बारा भी मूव करेगा, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो गुब्बारे का मूवमेंट क्या बता रहा है कि मॉलिक्यूल वो हाथ मार रहे हैं इसलिए, यानी कि वहां मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये भी डिस्प्लेस कर रहा है, जो पार्टिकल सस्पेंडेड है। यानी जिस पार्टिकल को हमने गुब्बारा बोला ना, वो पार्टिकल पानी का हिस्सा नहीं है, वो अलग से डाला गया है, अलग से वो पार्टिकल डाला गया है, तो उसको बोला सस्पेंडेड पार्टिकल। क्लियर है बात? अब यही चीज हम थोड़ा सा टेक्निकल वर्डिंग बात करेंगे, किसने वेरीफाई करी, और यही आइडिया हम इसमें भी लगाएंगे। तो हु वेरीफाइड दिस फाइंडिंग? सो ही वाज जीन पेरिफिन, हम ये नाम यूज करेंगे, जीन पेरिन, इन्होंने ये फाइंडिंग करी। जीन पेरिन, हु वेरीफाइड, जीन पेरिन वेरीफाइड दिस फाइंडिंग। कौन सी फाइंडिंग? जीन पेरिन वेरीफाइड आइंस्टाइन डिस्कवरी, आइंस्टाइन डिस्कवरी ऑफ ब्राउनियन डिस्प्लेसमेंट, ब्राउनियन डिस्प्लेसमेंट और ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन भी इसने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। तो इन्होंने कैसे किया? जीन पेरिन वेरीफाइड आइंस्टाइन डिस्कवरी ऑफ ब्राउनियन डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंटली, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। तो हम यहां लिख देते हैं एक वर्ड और, जो आपको मार्क्स दिला देगा और अच्छे से, जीन पेरिन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या है बताता हूं मैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। अब एक्सपेरिमेंट का जो तरीका मैंने आपको बताया वैसे था। उन्होंने क्या किया, और ये मास से इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छी बात है ना, मास। तो उन्होंने क्या किया, एक ना उन्होंने रेजिन लिया, रेजिन क्या होता है, गम जैसा सब्सटेंस, ना ग्लू जैसा, तो उन्होंने उसको लिया और उनको मिला मिला के दो पार्टिकल बनाए, एक हल्का मास एक भारी मास वाला, और उसको ले जाके किसी मीडियम में डाल दिया। मीडियम में डाला तो उन्होंने उस पार्टिकल को, जो सस्पेंडेड है, रेजिन, जो रेजिन है ना, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, देखा कि वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, और सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि मास से इंडिपेंडेंट है। तो ये थी फाइंडिंग। तो क्या सीखे, चलो लिख लेते हैं वर्डिंग में इसको। जीन पेरिन टुक रेजिन substance, यानी ग्लू टाइप सब्सटेंस, रेजिन सब्सटेंस, एंड made two different mass to different mass
of suspended particle, different mass, अब ब्रैकेट में लिख लो सस्पेंडेड पार्टिकल, जिस उस पार्टिकल को डालेंगे उस पार्टिकल को हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू डिफरेंट मास, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकल. देन ही placed those substance, those different those substance. मैं आपको बस 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इजी में अच्छे से करा रहा हूं, समझना. देन ही प्लेस्ड दो सब्सटेंस इन कोलाइडल मीडियम, और मीडियम लिख दो इन मीडियम. देन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल and found that those substances displaced equally, despite being मतलब होते हुए भी, उसके बावजूद भी, despite being of heavy and light substance. उन्होंने ऐसे किया. also he calculated एवोगैड्रो नंबर. उन्होंने उसका जो मीडियम थे उसमें पार्टिकल्स का एवोगैड्रो नंबर भी फाइंड किया, कितने मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये सब चीजें कैसे करी, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की हैं, ठीक है उन्होंने. तो हम इसको भी रहने देते, जितना उसने पूछा है क्वेश्चन में उतना लिखेंगे बस. तो ये बात थी. ये बात समझ में आ गई होगी. इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब चलो इसको देखते हैं. अब ये थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल से क्वेश्चन है. लिस्ट थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल. अब थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या होते हैं, हम कहते हैं सर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर required for specifying a dielectric substance in an electric field. तो जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो वहां थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की कहानी कुछ और हो जाती है. और वो कैसी होती है, जरा उस बात को बड़े ही अच्छे से बारीकी से समझना. तो मान के चलिए कि सर देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है. इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ प्लस चार्ज है 2 3 4 और यहाँ माइनस चार्ज है. तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, बोल दो हाँ. अब ऐसे केस में इसमें अगर कोई मीडियम को इंसर्ट किया जाए इस तरह से, क्या होगा, ये आप सबने पढ़ा है क्या होने वाला है. यहां पर मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे. प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा और माइनस वाला प्लस को. इस तरह से पोलराइज हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल सर हो जाएंगे पोलराइज. अगर मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए हैं तो उनका पोलराइजेशन कैसा है, बेहतर है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, ये कौन बताएगा. इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर. तो ये बताता है कि पोलराइजेशन कैसा हुआ है इनके बीच में. और वो कैसे बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को नाप के. इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी. लेकिन जब मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं तब पहले बेचारे बड़े क्यूट से गोल मटोल से बाबू की तरह होते हैं इस तरह से. लेकिन जब वो ऐसे करके पोलराइज होते हैं ना, माइनस इधर प्लस इधर, तो मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाती है. तो वो ऐसे हो जाते हैं, उनका शेप चेंज हो जाती है. और शेप चेंज को कौन बताएगा, वॉल्यूम. और उनके बीच में होने वाला प्रेशर भी बताएगा, है कि नहीं. तो ये बताएगा भाई. तो एक तो ये बताएंगे, दूसरा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा. इसी के साथ ये दोनों एक साथ हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये दोनों एक साथ हैं. अच्छा चलिए सारी बात हो गई. अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर लो. जब मॉलिक्यूल्स अरेंज हो रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, अरे वाह सर इनकी अरेंजमेंट क्या परफेक्ट होती जा रही है, ये तो ऑर्डर में आ गए एक. और अगर ऑर्डर में आ गए तो इनकी एंट्रोपी कम नहीं हो जाएगी, बिल्कुल. ऑर्डर में आने का मतलब क्या, एंट्रोपी का कम होना, एंट्रोपी का कम होना. और अगर एंट्रोपी कम होगी, कौन सी एंट्रोपी समझाता हूं मैं, जरा समझो बात को, एग्जांपल से समझना.
ऐसा देखो एक केस, और मैं यहां वर्ड यूज करूंगा चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी कम होगी। क्या मतलब है? एंट्रोपी तो है, लेकिन जो एंट्रोपी में चेंज हुआ वो कम होगा, ज्यादा होगा, तो वो थोड़ा ध्यान से देखो। एक एग्जांपल से रिलेट करना, मान के चलो दो कमरे हैं, एक शांत कमरा है और एक शोर वाला कमरा है। शांत वाले कमरे में हमने बोला 5 बच्चों को बोला बेटा जाओ शोर मचाओ, और उन 5 बच्चों को बोला बेटा शोर हो रहा है जाओ शोर मचाओ। दोनों कमरे में चले गए। जब शांत वाले कमरे में गए, शोर मचाते हैं, एंट्रोपी तो बढ़ती है, लेकिन एंट्रोपी का जो बदलाव है वो फील हो रहा है, अरे भाई साहब ये तो बड़ा शोर मचा रहे हैं। और जिस कमरे में ऑलरेडी शोर हो रहा है वहां जाके शोर करते हैं तो क्या दिखता है, यार इनका शोर तो है लेकिन कुछ खास बदलाव नहीं लग रहा। यही हम बोल रहे हैं कि एंट्रोपी में जो चेंज है वो एक अलग टर्म है, वो एक अलग टर्म है। जब एंट्रोपी यहां चेंज हो रही है तो क्या मतलब है, उसमें जो शांत वाला कमरा है वहां पता लग रहा है अरे भाई साहब क्या ही शोर मचा रहे हैं, तो एंट्रोपी का जो चेंज है वो बहुत ज्यादा है। और वहां पर फील हो ही नहीं रहा कि एंट्रोपी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो वहां एंट्रोपी का चेंज कम माना जाता है। और हमने, जब हम एंट्रोपी का चेंज कम होता है जो कि ऑर्डर में आ जाते हैं, तो वहां टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, इस वर्ड को सुनना जरा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, इस वर्ड को थोड़ा सा दिमाग में बैठाना। मान के चलो कि आप किसी भी सब्सटेंस को 50 डिग्री सेल्सियस पर हीट दे रहे हो, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर जो हीट दे रहे हो, दैट 50 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब ये एंट्रोपी का जो बदलाव है अगर वो बहुत कम है, पहले से एंट्रोपी देखो, एंट्रोपी दोनों केस में बढ़ेगी, बच्चे वहां शोर करेंगे बच्चे यहां भी शोर करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन एंट्रोपी में बदलाव जो है ना, एक में बहुत ज्यादा दिखता है, एक में बहुत कम दिखता है। ये मैं बोल रहा हूं एंट्रोपी का चेंज, है ना। तो हमने पढ़ा है कि सर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, एंट्रोपी का चेंज कम है तो टेम्परेचर यहां बढ़ रहा है। हाँ, एंट्रोपी का चेंज कम है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर हमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो बड़े ही शांत तरीके से थे और वो ऑर्डर में आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, तो एंट्रोपी का चेंज कम है। ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम कैसे नापेंगे इसको। हम इसी को तो नापेंगे किस तरह से यूज करके, वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स की स्टडी, इसकी स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे, बिहेवियर को समझेंगे। इन्हीं के बिहेवियर को समझने के लिए हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल यूज करते हैं। और इसका रिवर्स रिलेशन कैसे बना मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है, इक्वेशन लिखकर। तो 3 वेरिएबल कौन कौन से, पहला हम कोई सा भी लिख लो, चलो थर्मल वेरिएबल लिखते हैं पहले। थर्मल वेरिएबल, तो थर्मल वेरिएबल में कौन कौन आ गए, नंबर 1 एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहां पर हम टेम्परेचर की स्टडी कर रहे होते हैं और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता चला ना जिस टेम्परेचर पर हीट दी जा रही है। दूसरा चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी का बदलाव, और एंट्रोपी अलग होती है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन वहां केस अलग हो जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान लो कि उसका है 200 केल्विन या 300 केल्विन व्हाटएवर, तो 300 केल्विन में मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत शोर मचा रहे हैं, मॉलिक्यूल बहुत तेजी से भाग रहे हैं, मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मॉलिक्यूल फिर भी तेज भाग रहे थे, अभी तो थोड़ा सा और तेज भागेंगे, तो कितनी एंट्रोपी में चेंज आया, थोड़ा सा कम ही तो आया चेंज। और जब मॉलिक्यूल बहुत ठंडा है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब कम है और जब हीट करोगे तो वो गर्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल अब तेज भागेंगे, अब समझ में आ रहा है। जब ठंडा था यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम था, 0 डिग्री, 0 के आसपास, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर हमने कहा बहुत बढ़िया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, वो पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब यहाँ एंट्रोपी का चेंज समझ में आ रहा है कि सर एंट्रोपी बहुत ज्यादा चेंज हो गई, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिक्यूल बहुत अरेंजली अरेंज थे, और टेम्परेचर बढ़ाते ही वो देखो किस तरह से उनकी मोशन हो गया, बहुत तेज भागने लग गए। क्लियर कर पा रहे बात को, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा, ये वाला। क्लियर, अब देखो जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम था तो चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा फील हुआ, और ऑलरेडी जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर हाई होगा, मॉलिक्यूल पहले तेज भाग रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका भागने का जो बदलाव है वो ज्यादा पता नहीं चलेगा, एंट्रोपी में चेंज पता नहीं चलेगा, दैट्स व्हाई इट इज लेस। ये बात कर रहे थे हम, बस अभी हम इसको एनर्जी का लॉ से भी समझेंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं। दूसरा सेकंड है ये वाला, मान लो मैकेनिकल वेरिएबल, मैकेनिकल वेरिएबल
इसमें कौन कौन है? इसमें है प्रेशर एंड वॉल्यूम। बी क्या? वॉल्यूम। नेक्स्ट यहां लिख लेते हैं हम, तीसरा हमारे पास जो है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिकल वेरिएबल। इलेक्ट्रिकल वेरिएबल। ये सारे जो केस हैं, मैं पक्का दावे से कह रहा हूं कि समझ में तो पक्का आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो फिर भी पूछना आप। इलेक्ट्रिकल वेरिएबल में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ही तो उसमें एंट्रोपी का जो चेंज है वो कम आया। वो ज्यादा भी आ सकता है, डिपेंड्स कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर था कितना स्टार्टिंग में। और उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है ना? अब ये बात में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्यों ना होना। चलो एक किसकी इक्वेशन भी लिखवा देता हूं मैं। देखो, आप सब जानते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये जरा हम समझें। अगर आप मुझे बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सर अगर किसी भी सिस्टम में हीट दी जाए, हीट सप्लाई की जाए, तो वहां पर वो हीट सिस्टम उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज में लाएगा मॉलिक्यूल्स की, और वर्क डन कराएगा, यानी कि एक्सपेंशन। और अगर इंटरनल एनर्जी निकालोगे इसकी वैल्यू, तो डीडब्ल्यू माइनस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अब इस चेंज इन हीट को कौन बताएगा? ये अभी बताया था मैंने, टी क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि जिस टेम्परेचर पे हीट दी जा रही है। और डीएस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, अब फिर से एक बार रिलेट कर लो। अगर मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये इस टेम्परेचर पर अगर हीट दोगे, तो जिस जिस टेम्परेचर पे हीट दी जाती है वो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब अगर हीट देके, मैं हीट देते समय ये पूछ रहा हूं कि एंट्रोपी कितनी है, आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल बहुत अरेंज है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे, 100 डिग्री पर आ गए, तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो जब आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को देखा वो कम था, तो एंट्रोपी में चेंज भी, बदलाव नजर आया कि हाँ सर साफ साफ दिख रहा है, पहले मॉलिक्यूल बड़े धीरे थे, एंट्रोपी कम थी, अब देखो कैसे भाग रहे हैं, तो एंट्रोपी का जो चेंज है वो दिखता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल ऑलरेडी 50 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये इसका हीट दे रहे हो, जिस टेम्परेचर पे हीट दे रहे हो वो क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब मॉलिक्यूल यहां ऑलरेडी तेजी से भाग रहे हैं, अब मैंने बढ़ा के इसको कर दिया 100 डिग्री, अभी भी तेजी से भाग रहे हैं भाई। अब अभी भी तेजी से भाग रहे हैं, पहले भी भाग रहे थे। तो अब यहां एंट्रोपी तो बढ़ी, लेकिन एंट्रोपी के बढ़ाव में, बदलाव में कितना चेंज महसूस हुआ? सर ज्यादा चेंज कहां आया? पहले भी रैंडम था, अभी भी रैंडम है। तो यही इसका मतलब है कि अगर आप इस फॉर्मूले के समझोगे, तो अगर एंट्रोपी का चेंज ज्यादा है, तो यानी कि वो तभी महसूस हुआ जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम था। तो एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ बैलेंस हो गया यहां से। माइनस में, माइनस में कौन सा? अब देखो यहां पर जब हम इसमें वर्डन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स पोलराइज होते हैं, तो वहां पर सिस्टम पे वर्क होता है। ऐसे केस में हम माइनस लेते हैं। माइनस में उनका पी वॉल्यूम में चेंज प्लस, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, दैट इज ई डॉट पी वेक्टर। ये हम इसका फॉर्मूले को मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। ये आप लिख लेना बढ़िया से। और जरा मैं इस चेंज इन एंट्रोपी का जो खेल है वो मैं समझा देता हूं। आगे शायद क्वेश्चन है इसका। हाँ, ये आगे क्वेश्चन देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब पहले ये स्टेटमेंट समझना, फिर एंट्रोपी की क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया? केल्विन प्लांक ने। क्या बताते हुए? तो ये भाई साहब कहते हैं कि मेरा जो लॉ है बड़ा ही निराशावादी है, ना तो ये हो सकता है ना तो वो हो सकता है। मतलब जब हम किसी भी हीट इंजन की स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक तरफ होता है रिजर्वॉयर, एक तरफ होता है हमारे पास सिंक, बीच में लगा होता है हमारे पास हीट इंजन। और वो हीट इंजन हमें क्या देगा? एक वर्क करके देगा। तो हीट जब, अब इसका बेस्ट एग्जांपल है बजरंगी भाईजान की मूवी। पता है कैसे? जब वो जो उसका नाम है मुन्नी ना, मुन्नी, जब वो उस कार में केले को फंसा देती है, तो कार चलती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहां से आप 100% हीट लोगे, तो वो 100% हीट कभी भी बाहर नहीं जाएगी। या ऐसा बोलो, जा भी सकते हो, डिपेंड्स। लेकिन वो 100% हीट कभी भी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगी। कुछ हीट को वेस्ट होना पड़ेगा। जब हम गाड़ी के चलाते हैं, तो हम वहां से पेट्रोल को जला रहे होते हैं, तो कुछ धुआं बन के एनर्जी वेस्ट होती है बाहर की तरफ, और कुछ हमारे पास वर्क डन मिलता है। बेस्ट इंजन वो है जो कम बाहर निकालेगा, ज्यादा वर्क देगा। हम कहते हैं वो इफिशिएंट ज्यादा है।
तो ऐसा कोई इंजन नहीं है जो कंप्लीट वर्क दे दे, 100% वर्क दे, यानी कि कुछ एनर्जी वेस्ट होनी ही होनी है। तो दिस इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। वो क्या है? नो मशीन इज पॉसिबल, नो मशीन इज पॉसिबल which can give 100% efficient work, 100% efficiency in work। कुछ हीट का तो लॉस्ट होना पक्का है। और जब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या हम ये लिख रहे होते हैं? जिन्होंने पढ़ी है थम्स अप कर देना कि समझ में आया सर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी है, ठीक है ना? ध्यान से देख लेना दोनों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एंट्रोपी। अब दोनों इनवर्स क्यों है समझ में आ रहा है? अभी पिछले वाला केस समझाया था मैंने इससे। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम होता है उसको बढ़ाते हैं तो चेंज नहीं पूछ रहा मैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा हूं मैं। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम है वहां मॉलिक्यूल बड़े ही धीरे धीरे भाग रहे हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 डिग्री ले गए तो वहां मॉलिक्यूल तेजी से भाग रहे हैं। तो एंट्रोपी का खेल, एंट्रोपी का चेंज समझ में आ रहा है। और इसको आप एग्जाम में याद रखना, उसी एग्जाम्पल जो मैंने बच्चों वाला बताया, शोर वाला, कि बच्चे कैसे क्लास में शोर कर रहे हैं ना। चलो ये बात अगर समझ में आ गई हो, एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज अलग अलग टर्म होती हैं, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टडी में, हम इसको पढ़ के इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अबे यार ये क्वेश्चन कराते वक्त तो शर्म आएगी ना। आइसोबारिक प्रोसेस, क्या प्रोसेस है ये? जहां पर प्रेशर सेम होता है, प्रेशर सेम, ठीक है। चलो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं और आप खुद से इंटरप्रेट करना ट्राई करना कि क्या आप इंटरप्रेट कर पाते हो। पहले वीटी कर्व है, यानी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, टेम्परेचर यहां बढ़ रहा है, वॉल्यूम यहां बढ़ रहा है। दूसरा पीटी कर्व है, यानी प्रेशर का। लास्ट क्वेश्चन है, बने रहने इस पे ध्यान से। और ये टेम्परेचर का, वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये लो और ये बोलो। कर पा रहे हो इंटरप्रेट? अरे भाई प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये छोड़ दो, ये तो कांस्टेंट ऑलरेडी है। अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ाओगे लीनियरली, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और देखो बढ़ रहा है लीनियरली। और इस केस में आ जाओ, अरे प्रेशर ही कांस्टेंट है तो फिर तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो वीटी और पीटी कर्व, इसमें क्या परेशानी आई थी? कुछ भी नहीं। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, अदरवाइज हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। ओके।